डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 51। अंबर जैसे ही बाहर आई तन्वी उसके गले से लग गई। अंबर, तुम ठीक हो? तन्वी ने पूछा तो अंबर ने सिर हिला दिया। मैं ठीक हूँ। आई एम सॉरी गाइज, मेरी वजह से सबका मूड खराब हो गया। उन सबको परेशान देख अंबर ने जवाब दिया। अंबर को शांत देखकर तन्वी कोई बात नहीं कहते हुए मुस्कुरा दी। दरअसल अंबर को इस तरह गुस्से में देख सब थोड़ा हैरान थे। उन्होंने पहले कभी उसे इतने गुस्से में नहीं देखा था। उसका यूं खुराना के ऊपर चिल्लाना सबके लिए शौकन था, मगर किसी ने कुछ कहा नहीं। होता है, कभी कभी मेरा साथ भी होता है। एक दिन तो पता है मैं अपने असिस्टेंट पर ही चिल्ला गया और बाद में क्या हुआ तुम्हें पता है? माहौल को थोड़ा शांत देख आकाश बड़े एक्साइटेड होकर कहा तो सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ गई। क्या? तन्वी ने झट से पूछ लिया। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया और कहने लगी कि मैं सॉरी बोलूं तब वह जॉब ज्वाइन करेगी, और फिर उसने मुझसे पूरे क्रू मेंबर के सामने सॉरी बुलवाया। आकाश ने बेचारी सी शक्ल बनाते हुए कहा। जैसे ही आकाश ने ये कहा सबकी हंसी छूट गई। उन सबको हंसते देख अंबर के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। तुम्हारा सच में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है आकाश। एक बात बताओ, तुम ये इंटरनेशनल स्टार बन कैसे गए? तुम्हारी ये हरकतें तुम्हारी फैंस को पता चलेगी तो उन्होंने तुम्हें फॉलो करना छोड़ देना है। आकाश की बातें सुनकर तन्वी ने हंसते हुए कहा, जिससे बेचारा आकाश चिढ़ गया। ओह कॉम ऑन तनु, तुम तो भाई की तरह बातें मत करो। भाई और तुम ना सेम हो। यू गाइज आर मेड फॉर ईच अदर। वह है नाम मुंह कहता हुआ अंबर के कंधे से झूल गया। उसकी इस बात पर अंबर ने तो कोई जवाब नहीं दिया, मगर तन्वी और विराज की नजरें एक दूसरे से जा टकरा गई। एक दूसरे को देख उन दोनों के चेहरों पर आकवट सी स्माइल आ गई, मगर अगले सेकंड दोनों ने झट से अपनी नजरें चुरा ली। उन दोनों का यूं एक दूसरे से नजरें चुराना अंबर ने भी नोटिस किया, मगर उसने कुछ कहा नहीं। वह बाद में बात करने का सोचकर चुप हो गई। तो अब क्या करना है? वापस पार्टी में जाएं या घर चले? कुछ देर की खामोशी के बाद विराज ने बात को पलटते हुए पूछा तो जवाब में आकाश और तन्वी अंबर की तरफ मुड़ गए। अंबर, तुम डिसाइड करो, तन्वी ने झट से कहा। तन्वी के सवाल पर अंबर ने बिना एक पल बिताए जवाब दे दिया। फार्म हाउस चलते हैं, समर भी वहां वर्मा अंकल के साथ अकेले है। अंबर के जवाब पर किसी ने कुछ नहीं कहा। वैसे भी उस तमाशे के बाद किसी का वहां रुकने का मन था भी नहीं, इसीलिए सब बिना एक पल गवाए वहां से पार्किंग एरिया की तरफ चले गए। सिवाय विराज के उसे खुराना से काम था तो वह रुक गया, जबकि बाकी सब अंबर के साथ वहां से फार्म हाउस के निकल गए। अंबर और बाकी सबके जाते ही उनके पीछे पीछे शौर्य भी गुस्से में बाहर आ गया। उसे इतने गुस्से में जाते देख मनन, राजवीर और तनय भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गए। शौर्य रुक, कहाँ जा रहा है तू? शौर्य को गुस्से में गाड़ी की जाते देख मनन ने आवाज दी। मनन की आवाज सुन शौर्य रुक गया और बिना उसकी ओर मुड़े वह गुस्से में चिल्ला गया, वहां जा रहा हूं जहां मैं सुकून से रह सकूं, जहां उसका ख्याल मुझे परेशान ना करे। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, समझती क्या है वह खुद? शौर्य ने चिल्लाते हुए कहा तो उसका चिल्लाना सुन मनन ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे रोक दिया। बात ये नहीं है कि वह क्या समझती है शौर्य, बात ये है कि तुम क्या समझते हो। तुम्हें लगता जो तुमने उसके साथ किया है उसके बाद वह आकर तुम्हारे गले लगेगी? शौर्य, तुमने उसे जेल भिजवाया था, कोई पिकनिक पर नहीं कि वह तुम्हें आकर थैंक्स बोले। शौर्य को इस तरह अंबर के बारे में बोलते देख मनन ने गुस्से से जवाब दिया। शौर्य का यूं अंबर के बारे में बोलना मनन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसका तो मन किया कि बातें सुनाने के साथ साथ शौर्य को एक दो रट्टे भी लगा दे, मगर बीच में दोस्ती आ गई, इसीलिए उसने खुद को रोक लिया। शौर्य, और क्या चाहते हो तुम उससे? हाँ, क्या उसे जेल भेजना कम था? उसकी चुप्पी देख मनन ने समझाना चाहा, मगर शौर्य तो शौर्य था, उसने बिना बात सुने ही पलटवार कर दिया। वह उसकी गलती थी, उसने मानवी को मारा था और कियारा के बच्चे को भी वह गुनाहगार थी, इसीलिए उसे जेल भेजा। अगर ऐसा है तो फिर सबूत दो शौर्य, दिखाओ मुझे भी कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये सब उसने किया था। शौर्य, 4 साल हो गए हैं इस बात को और आज तक तुम्हें अंबर के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि उसने मानवी को मारा था। अगर है तो दिखाओ ना शौर्य। शौर्य का जवाब सुन मनन ने उस पर ही सवाल दाग दिया। मनन के जवाब से शौर्य चुप हो गया, उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा। उसे तो खुद भी नहीं पता था कि आखिर सच है क्या।
हकीकत उलझती ही जा रही थी और जितनी बार भी उसने अंबर के बारे में सच्चाई पता करने की कोशिश की थी कुछ ना कुछ हो जाता जो उसे सच तक पहुंचने से रोक ही देता। अब तो खुद उसे भी लगने लगा था कि सच्चाई कुछ और है, मगर अंबर की नफरत हावी होने की वजह से यकीन कर पाना उसके लिए मुश्किल था। अच्छा फर्ज करो शौर्य, एक दिन तुम्हें पता चलता है कि अंबर ने कुछ नहीं किया था, तब तुम क्या करोगे? क्या तब भी तुम इसी तरह उसे उस जुर्म की सजा देते रहोगे जो उसने कभी किया ही नहीं? शौर्य की चुप्पी देख मनन ने एक और सवाल उसके सामने खड़ा कर दिया जिसका जवाब उसके पास नहीं था। उसकी उस चुप्पी को देख मनन ने अपना बोलना जारी रखा। क्या उस दिन तुम्हारे पास तुम्हारे किए की सफाई होगी शौर्य? सोचो शौर्य, आखिर आज तक तुम्हें कोई सबूत क्यों नहीं मिला? तुमने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि वह निर्दोष भी हो सकती है? तुम क्यों हमेशा ये एक्सपेक्ट करते रहे कि वह दोषी निकले? क्या कभी भी तुम्हारे दिल में एक पल के लिए भी सवाल नहीं आया कि वह सही भी हो सकती है शौर्य? मनन ने कहा तो इस बार शौर्य चुप नहीं रह सका, वह गुस्से में चिल्ला गया, नहीं वो सही नहीं है मान, मैंने उसे देखा था उस दिन, वो वहां थी जिस दिन मानवी की मौत हुई थी, उसके हाथ खून से सने थे और वह जमीन पर बैठे उसे मरते हुए देख रही थी। अब तुम बताओ वो कैसे सही हो सकती है मान? क्या तुम्हें लगता है वो सही है? अगर वो सही थी तो क्यों बचाने की कोशिश नहीं कर रही थी? क्यों वह वहां बैठी उसके मरने का इंतजार कर रही थी? क्यों? शौर्य की आवाज में एक अजीब सी नफरत और गुस्सा था। अब वह गुस्सा मानवी को खो देने का गुस्सा था या फिर अंबर को खोने का, उसे खुद भी नहीं पता था। उन दोनों की ये बढ़ती बहस देख राजवीर उनके बीच आ खड़ा हो गया। मनन, शौर्य बस करो, तुम दोनों एक दूसरे से बहस करना बंद करो, ये मत भूलो कि ये किसी और का घर है, जो भी बात करनी है घर जाकर करना, फिलहाल चलो। राजवीर शौर्य को समझाता हुआ बोला और शौर्य का हाथ पकड़े उसे लेकर वहां से बाहर चला आया। यार सीरियसली, दिस पार्टी वाज वर्स्ट पार्टी जो मैंने आज तक अटेंड की है। याक एक तो पार्टी बोरिंग थी, उस पर तुम दोनों की बहस ने मूड खराब कर दिया। राजवीर बड़बड़ाता हुआ शौर्य के साथ गाड़ी में जाकर बैठ गया। उनकी इस बहस के बाद चारों वहां से होटल के लिए निकल गए। उनकी इस बहसबाजी में न तो किसी को कियारा का ध्यान रहा, न ही किसी ने उसके बारे में जानने की कोशिश की। वहां कियारा अंबर को सबक सिखाने का प्लान लिए कब से सबका इंतजार कर रही थी, मगर अब तक ना तो उसे अंबर दिखी थी और ना शौर्य और बाकी सब। उन सबको एक साथ पार्टी से गायब देख कियारा का मूड बुरी तरह खराब हो गया। ऊपर पर कम था, कहने को खुराना उसे बार बार बाहर जाने से रोके जा रहा था। वह कुछ ना कुछ करके उसे बातों में उलझाए जा रहा था। ये सब देख कियारा का गुस्सा फटने की कगार पर आ खड़ा हुआ। खैर उसने जैसे तैसे अपना गुस्सा दबा लिया और खुराना के सामने उसकी बातें सुनने का नाटक जारी रखा जब तक कि केक कटिंग की अनाउंसमेंट नहीं हुई। जैसे ही केक काटने की बारी आई, खुराना वहां से स्टेज की तरफ चला गया और मौका देखते ही कियारा वहां से निकलकर बाहर आ गई। कियारा ने बाहर आते ही सीधे शौर्य का नंबर डायल कर दिया, मगर दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होने के बजाय हर बार एक ही जवाब था, द नंबर यू हैव डायल इज करंटली आउट ऑफ नेटवर्क एरिया, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। शौर्य का फोन ना लगते देख कियारा का पहले से खराब हुआ मूड और बदतर हो गया। उसने गुस्से में अपना फोन पकड़ नीचे जमीन पर पटक दिया और पागलों की तरह चिल्ला गई, हाउ कुड यू डू दिस टू मी शौर्य? तुम इस तरह मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? तुम्हें लगता है मैं इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी? कभी नहीं। कियारा चिल्ला ही रही थी कि उसका नीचे गिरा फोन बज पड़ा। उसने एक नज़र उस टूटे हुए फोन की ओर देखा और फिर उस स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को पढ़कर उसने फोन रिसीव कर लिया। हेलो, काम हुआ? कियारा ने इस तरफ से सवाल किया तो सामने वाले ने उसे कुछ जवाब दिया, जिसे सुनकर उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। कियारा ने अभी पहुंचती हूँ कहते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और एक नज़र सामने खड़े वॉचमैन की ओर गुस्से से देखते हुए वह वहां से बाहर निकल गई। और स्कफ और स्कफ और स्कफ और स्कफ और स्कफ। खुराना के घर से निकलकर शौर्य और उसकी गैंग चारों क्लब में थे। दरअसल उनका पहले ड्रिंक करने का प्लान नहीं था, चारों निकले होटल के लिए ही थे, मगर होटल पहुंचने के बाद शौर्य का मूड खराब देख चारों ने क्लब जाने का डिसाइड किया और उसे कंपनी देने के लिए सबके सब क्लब पहुंच गए। वो चारों क्लब पहुंचे तो वहां ऑलरेडी नाइट पीक में थी, सबका हाई टाइम चल रहा था, पूरा क्लब भरा पड़ा था। लोग इधर उधर पड़े हुए थे, कुछ को तो होश ही नहीं था। उन्हें देखकर ही लग रहा था कि उन्होंने तगड़ी वाली चढ़ाई हुई है और शायद ड्रिंक के साथ साथ उन्होंने ड्रग्स वगैरह भी लिए हुए थे। वहां का ऐसा माहौल देख उन तीनों का अंदर जाने का मन ही नहीं किया। यूजुअली तने को छोड़कर उन तीनों को तो इस तरह के क्लब में जाने की आदत बिल्कुल नहीं थी। शायद पहली बार वह किसी लोकल क्लब और ऐसे भीड़ भाड़ वाले जगह पर थे, इसीलिए अंदर जाने में तीनों थोड़ा झिझक महसूस कर रहे थे। उन्हें इस तरह अनकंफर्टेबल महसूस करता देख तने समझ गया, इसीलिए उनके कुछ कहने से पहले ही वह बोल पड़ा,
रिलैक्स गाइड, चिल करो, मैं कुछ करता हूँ, तुम तीनों यहीं खड़े रहो, मैं वहाँ बात करके आता हूँ, शायद हमें ऊपर कोई टेबल मिल जाए, वैसे तो ये हाई टाइम है पर फिर भी बात करता हूँ, शायद बात बन जाए। वह कहता हुआ उन तीनों को वहीं छोड़कर सामने काउंटर एरिया की तरफ बढ़ गया। उसने काउंटर पर जाकर वहां खड़े आदमी से मुस्कुराते हुए कुछ बातें की और फिर मुंडी हिलाकर हंसते हुए 5 मिनट बाद कर वह वापस आ गया। गाइज, ऊपर प्राइवेट एरिया पर टेबल बुक हो गया है, सो जस्ट रिलैक्स, तने ने कहा तो सबने जाकर चैन की सांस ली। तीनों तने के पीछे पीछे ऊपर फ्लो की ओर चले गए। जैसे ही ऊपर जाकर बैठे राजवीर को ना जाने क्या याद आई, उसने अचानक से शौर्य से पूछ लिया, वैसे शौर्य, तूने मुंबई से यहाँ हमें इतनी इमरजेंसी में बुलाया क्यों था, ये तो बताया ही नहीं। राजवीर के इस अचानक सवाल से मनन की नजरें भी शौर्य पर जाकर ठहर गई, जैसे कि वह भी इसी सवाल के जवाब के इंतजार में हो। उन दोनों को अपनी ओर देखता देख शौर्य ने इग्नोर कर दिया। उसने सुनकर भी अनसुना कर दिया। उसे इस तरह बात को इग्नोर करते देख तने बात संभालते हुए बोल पड़ा। तने ने मनन और राजवीर को अपनी जासूसी करने से लेकर उस फाइल और कल हुई सारी बातें उन्हें बता दी और साथ में फ़ोन पर सेव की हुई सारी फोटोज उन्हें दिखा दी। वो सारी बातें और डॉक्यूमेंट देखने के बाद उन यकीन न करने का कोई सवाल ही नहीं था, मगर इतनी बड़ी बात जानने के बाद उनका हैरान होना भी लाजमी। आई डिडंट एक्सपेक्ट कि मिस्टर सिन्हा का इन सब में हाथ होगा। क्या ये बात अंबर को पता है शौर्य? तने के मुंह से सच्चाई सुनने के बाद मनन ने शौर्य की ओर देखते हुए पूछा। मनन के इस सवाल पर अब तक चुप बैठा शौर्य अपना ग्लास छोड़कर उसकी तरफ पलट गया। यस, शी नोज, इनफैक्ट उसे तो ये लगता है कि हम उसके सोकाल पति को फंसा रहे हैं। उसे लगता है मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं जानबूझकर उनके बीच प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाउ डेयर सी, शौर्य चिढ़ते हुए बोला। उसका जवाब सुनकर मनन और भी हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि सच्चाई जानने के बाद भी अंबर विराज के साथ क्यों है। वह इस बारे में खुद ही अंबर से बात करने का सोचकर चुप हो गया। अंबर के जिक्र ने शौर्य का खराब हुआ मूड और खराब कर दिया। उसने अल्कोहल से भरा ग्लास पकड़ा और सीधे मुंह से लगा लिया। शौर्य को अकेले ड्रिंक करते देख राजवीर और तने भी ज्वाइन हो गए। तीनों ने एक के बाद एक पैग बनाकर पीना शुरू कर दिया। शौर्य और राजवीर ने तो एक बार ड्रिंक करना शुरू किया तो रुकने का नाम ही नहीं लिया। शौर्य का तो फिर भी समझ आ रहा था, मगर शौर्य को कंपनी देने के चक्कर में राजवीर ने जो शॉट पे शॉट लगाए उसे देखकर मनन और तने भी हैरान रह गए। करीब आधे घंटे बाद दोनों फुली ड्रंक थे। राजवीर और शौर्य तो कुछ ज्यादा ही थे, सिर्फ मनन था जिसने नहीं पी थी। यहाँ तक कि तने ने भी हल्की ड्रिंक की हुई थी, बाकी दोनों को तो होश ही नहीं था। दोनों फुल टल्ली हुए पड़े थे। ऊपर से कम था कहने को, शौर्य ने जो तमाशा करना शुरू किया उसका कोई एंड ही नहीं था। हर बार की तरह इस बार भी नशे की हालत में उसने अंबर के नाम की रट लगानी शुरू कर दी। उनकी इस नौटंकी को देख मुश्किल से तने और मनन उन दोनों को वापस होटल लेकर आए। शौर्य कैसा है? वह ठीक तो है ना? जब से वह वहां से लौटा है पागलों की तरह रिएक्ट कर रहा है। मैंने आज से पहले कभी उसे इस तरह रिएक्ट करते नहीं देखा है, तने ने कहा। तो उसकी बात सुनकर मनन ने गहरी सांस ले ली। कभी कभी इंसान का खुद को हर्ट करने से बचाने का तरीका यही होता है कि वह जाहिर करना बंद कर देता है कि उसे परवाह है। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है डिफेंस का, कि वो अपनी फीलिंग्स जाहिर करना बंद कर दे और गुस्से को ओवरपावर करके ऐसे दिखाना शुरू कर दे जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मगर असल सबसे ज्यादा तकलीफ उसे ही हो रही होती है। मनन ने संजीदगी से कहा। तो उसकी बात पर तने ने भी अपना सिर हिला दिया। इट्स ट्रू, शायद शौर्य को इस रियलाइजेशन की सख्त जरूरत थी। आई होप वह इस बार सही डिसीजन ले। मैं भी नहीं चाहता कि कियारा के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर दे। मनन की बात पर तने ने कहा। होप सो, चलो फिलहाल इसे आराम करने देते हैं और हम भी यहाँ से निकलते हैं, कल मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है। तने की बात पर मनन ने जवाब दिया और वहाँ से निकल गया। एपिसोड 52। रात के करीब 1 बज रहे थे। फार्म हाउस में सब सो चुके थे। पार्टी से आने के बाद सबने पास के होटल से ही फूड ऑर्डर कर खाया और सोने चले गए, क्योंकि अगली सुबह सबको वापस जो जाना था। लगभग आधी रात गए। अंबर भी सोई हुई थी कि उसका फ़ोन बज पड़ा। उसने आधी नींद में टेबल से फ़ोन उठाकर देखा तो किसी अननोन नंबर से कॉल थी। फिर से अपने फ़ोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल आता देख अंबर के दिमाग में यही ख्याल यही आया कि हो ना हो कॉल शौर्य की ही है। इतनी रात गए उसे परेशान करते देख अंबर का पारा चढ़ गया। उसने अपना फ़ोन पकड़ा और उस नंबर को ब्लॉक कर फ़ोन साइलेंट मोड पर डाल दिया। फ़ोन को साइलेंट कर वह वापस से अपनी जगह पर जाकर लेट गई। वह करवट बदल कर आंखें बंद कर ही रही थी कि उसके फ़ोन की स्क्रीन पर फिर से लाइट फ्लैश हो गई। ब्लॉक होने के बाद भी स्क्रीन पर बार बार लाइट फ्लैश होते देख अंबर को गुस्सा आ गया। व्हाट द हेल इज दिस?
इस आदमी की प्रॉब्लम क्या है, इसे तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं। अंबर ने बड़बड़ाते फोन ओपन किया तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे मैसेज पर उसकी नज़र चले गई। उसने जैसे ही वह मैसेज पढ़ा उसके हाथों से फोन नीचे जमीन पर गिर गया। व्हाट थे, हाउ, नो, एक साथ बड़बड़ाते हुए उसने कांपते हुए हाथों से मैसेज टाइप कर दिया। हु आर यू, हाउ डू यू नो अबाउट दिस। जैसे ही उसने मैसेज भेजा उसके तुरंत कुछ सेकंड बाद उस मैसेज का रिप्लाई आ गया और जवाब में एक एड्रेस लिखा हुआ था और नीचे उसे अकेले उस जगह पर आने को लिखा हुआ था। उस एड्रेस को पढ़कर अंबर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने जल्दी से अपना मास्क और हुड पहना और फोन लिए वहां से निकल गई। अंबर मैसेज में सैंड की लोकेशन पर पहुंची तो वह किसी क्लब की लोकेशन थी। इतनी रात गए ऐसे क्लब में जाने का सोचकर अंबर से हंसी उठी। एक मन तो किया लौट जाए पर फिर फोन में आए उस मैसेज के बारे में सोचकर वह रुक गई और एक लंबी सांस लेकर क्लब के अंदर दाखिल हो गई। क्लब के अंदर का माहौल एज एक्सपेक्टेड ही था, भीड़ भाड़ शोर शराबा जैसे सभी लोकल क्लब में होता है। फर्क इतना था कि देर रात हो रखी थी तो इसी वजह से वहां के आधे कस्म पीकर बेहोश पड़े थे और बचे आधे अयास किस्म के लोगों पर बने कमरों में बंद थे। अंबर ने अंदर कदम रखा तो कदम रखते ही शराब की तीखी महक उसके नाक में जा घुसी। उस महक से एक पल के लिए अंबर के कदम उसी जगह ठहर गए। उसके दिमाग में जेल में हुई सारी घटनाएं घूमने लग गई जब जेल में उसे टॉर्चर किया जाता था। जेल के ख्याल से अंबर के पूरी शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। यू हैव टू रिलैक्स, वह खुद को शांत करती हुई काउंटर के सामने जाकर खड़ी हो गई। एक्सक्यूज मी, आप बता सकते हैं कि आपके प्राइवेट रूम्स किस तरफ है? उसने सामने खड़े काउंटर वाले आदमी से सवाल किया तो अंबर का सवाल सुनकर वह आदमी अजीब से देखता हुआ उसकी ओर पलट गया। क्या आप यहाँ पहली बार क्या मेम? उसने जवाब में बड़ा ही अजीब सा सवाल किया। अमूमन ऐसी जगहों पर सब अपने कस्टमर से क्या लेंगे, क्या पिएंगे, इस टाइप के सवाल करते हैं, मगर खुद से एक बड़ा ही अजीब सवाल होता सुन अंबर हैरानी से उसे देखने लगी। एक नज़र उसे ऊपर से नीचे तक घूरने के बाद उसे जी कहते हुए हाँ में सिर हिला दिया। आपको देखकर लग ही रहा था मैम। वैसे ये बताए कि आप प्राइवेट रूम्स के बारे में क्यों पूछ रही है? वैसे बुरा मत मानिएगा पर मुझे नहीं लगता कि आप जैसी शरीफ औरत को ऐसे किसी के कमरे में नहीं जाना चाहिए, काउंटर पर खड़ा आदमी सलाह देते हुए बोला। उस काउंटर वाले की अजीबोगरीब बातें अंबर की समझ नहीं आ रही थी। उसका सवाल सुन उसने अपने आसपास नजरें घुमाई तो वहां का माहौल देख समझ आया कि उसका मतलब क्या था। दरअसल उस आदमी को ये लग रहा था कि अंबर कोई गलत काम करने आए है। एक तो उसका कारण ये था कि वह बड़ा ही क्लब, थर्ड ग्रेड क्लब था, वहां ऐसे काम कॉमन थे, इसलिए इतनी रात गए उसे वहां देख उस काउंटर वाले ने खुद ही अंदाजा लगा लिया कि शायद से अंबर भी ऐसे किसी काम के लिए ही आई। जैसा आप समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ अपनी एक फ्रेंड से मिलने आई हूँ, उसने मुझे यहाँ आने को कहा है। उस आदमी को गलत समझते देख अंबर ने झट से जवाब और वहां से सीधे सामने बनी सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। अंबर बताए हुए कमरे के बाहर पहुंची तो वही सेम रूम नंबर था जो एड्रेस में लिखा हुआ था। फोन पर एक नज़र देख कंफर्म कर वह उस कमरे के अंदर दाखिल हो गई। अंदर कमरे में चारों तरफ अंधेरा था। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा टेबल और कुछ चेयर्स रखी हुई थी जो कि हल्की धुंधली दिखाई दे रही थी, उनके सिवाय सब अंधेरा था। उस अंधेरे में सामने खिड़की के पास दरवाजे की तरफ पीठ किए कोई खड़ा था। देखने से पता नहीं चल रहा था कि कौन था, मगर उसकी बॉडी फिजिक को देखकर अंबर ने एक ही नज़र में भांप लिया कि वह कौन है। मुझे पता था कि ये काम तुम्हारे सिवाय कोई कर ही नहीं सकता, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कियारा। जैसे ही अंबर ने कियारा का नाम लिया अंधेरे में खड़ी कियारा के चेहरे पर अजीब सी स्माइल आ गई। उसने टेढ़ी सी स्माइल देते हुए कमरे की लाइट ऑन कर दी। उसके लाइट ऑन करते ही कमरा फिर से रोशनी से भर गया। लाइट ऑन कर कियारा अपनी पेंसिल हील्स के साथ टक टक की आवाज के साथ शोर करती हुई खिड़की से अंबर की ओर आ गई। कमाल है ना अंबर दीवान, हम दोस्त नहीं हैं ना ही रिश्तेदार, फिर भी तुमने मुझे अंधेरे में भी पहचान लिया। वैसे सच कहूं तो मुझे तुम्हारी यही स्मार्टनेस पसंद है, तुम जितनी सीधी दिखती हो उतनी हो नहीं। खैर तुम्हें पता चल ही गया है तो अच्छी बात है। वैसे तो मुझे लगा था तुम्हारे साथ खेल खेलने में मजा आएगा, पर मेरा नाम लेकर तुमने सारा मजा किरकिरा कर दिया। खैर चलो अब पता चल ही गया है तो आओ बैठो, आराम से बैठकर बात करते हैं। कियारा सामने रखी चेयर की तरफ इशारा करते हुए कहा और खुद भी सेंटर पर रखी चेयर पर जाकर बैठ गई। कियारा को बैठते देख अंबर भी सामने रखी कुर्सी खिसकाकर उसमें बैठ गई और उसकी ओर देख सीधा सा सवाल किया। बोलो कियारा, आखिर तुम चाहती क्या हो? ये सब कुछ करने के पीछे तुम्हारा क्या मतलब है, साफ साफ कहो। अंबर का सवाल सुन कियारा ने पैर के ऊपर पैर रखते हुए बेफिक्री से जवाब दिया, आराम से अंबर दीवान। इतनी भी जल्दी क्या है, तुम कुछ पियोगी क्या?
वो क्या है ना, पार्टी में तुम्हारे जाने के बाद शौर्य भी मुझे बिना बताए वहां से चला गया। अब कोई ऐसे बिना बताए चला जाएगा तो मूड तो अपसेट होगा ही ना। अब मेरा मूड अपसेट था तो मैंने कुछ खाया पिया नहीं, अब जब मूड सही हुआ है तो सोच रही हूँ कुछ खा पी लूँ, तुम्हें ऐतराज तो नहीं है ना। कियारा ओवर स्मार्ट बनते हुए बोली तो अंबर के चेहरे का लुक और डार्क हो गया। उसका मन किया कि वह कियारा को तगड़ा सा जवाब दे, पर फिर समर के बारे में सोचकर वह शांत हो गई। अंबर की चुप्पी देख कियारा की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। वह हंसते हुए बोली, वैसे हाँ, एक बात तो माननी पड़ेगी तुम्हारी। हाँ, तुमने शौर्य से इतना बड़ा सच छुपाया, अगर उसे पता चल जाए कि वह उसकी बेटी है तो क्या होगा, सोचो। जस्ट इमेजिन। कियारा की हंसी और उसकी बकवास सुन अंबर का पारा चढ़ गया। उसने गुस्से से कियारा को चुप करा दिया। अपना मुंह बंद रखो कियारा, और सीधे सीधे ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो। ओह अंबर, तुम्हें ऐसे परेशान देख अच्छा लग रहा है। अब रही बात तुम्हें यहाँ बुलाने की, तो ये तुम अच्छे से जानती हो मुझे क्या चाहिए। कियारा, साफ साफ कहो। ठीक है, अगर साफ साफ सुनना है तो सुनो अंबर दीवान, तुम शौर्य से दूर रहो। वह सिर्फ मेरा है और मैं नहीं चाहती कि तुम उसके आसपास भी रहो। अगर तुम उसके सामने दोबारा आई तो मैं उसे बता दूंगी कि समर उसकी बेटी है। उसके बाद क्या होगा तुम अच्छे से जानती हो, कियारा ने धमकी देते हुए कहा। मगर जैसे ही उसकी नज़र अंबर के चेहरे पर पड़ी वह चुप हो गई। कियारा की बात से अंबर के चेहरे की कड़वाहट और गहरी हो गई। वह गहरी सी सांस लेते हुए खुद से बड़बड़ा उठी, नॉट अगेन। तुम मेरी जिंदगी में तूफान लाना बंद करोगे शौर्य, आखिर कब। मन ही मन बड़बड़ाते हुए अंबर ने गहरी सांस ली। एक पल रुकने के बाद वह कियारा की तरफ मुड़ गई। मुझे लगा था तुम में थोड़ी तो अक्ल है कियारा, बट यू रियली डिसअपॉइंटेड मी। नहीं, एक बात बताओ, तुम्हें अब तक कैसे समझ नहीं आया कि मुझे तुम्हारे शौर्य में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे लिए उस शख्स का अस्तित्व उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन उसने तुम्हारे लगाए उस झूठे इल्जाम में मुझे जेल भेजा था। अगर ऐसा है तो तुम उसके आसपास क्यों ना जाती हो। अंबर यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। अंबर को अपनी इंसल्ट करते देख कियारा भड़क गई। कियारा, ये बात तुम अपने होने वाले पति को जाकर कहो तो बेहतर है, क्योंकि मैं उसके आसपास नहीं, वह मेरे करीब आने की कोशिश करता है। या फिर तुम इतनी डम नहीं हो कि तुम्हें ये सच दिखता ही नहीं है। देखो, वन लास्ट टाइम बता रही कियारा, मैं कभी उस शख्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाऊंगी, तो मेरी तरफ से तुम निश्चित रहो। और हाँ, आज जो तुमने ये बकवास प्लान बनाकर मुझे धमकाने की कोशिश की है ना, ये दोबारा मत करना, वरना तुम जानती नहीं हो कि अंबर दीवान क्या चीज़ है। मैं तुम्हें नज़रअंदाज करने की कोशिश करती हूँ कियारा, लेकिन अब अगर एक और बार तुमने मेरे खिलाफ कुछ किया तो मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगी। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी सच्चाई नहीं जानती तो तुम गलतफहमी में हो। मैं बस चुप हूँ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। इससे ज्यादा तुम समझदार हो। अंबर ने गुस्से से कियारा का कंधा थपथपाते हुआ कहा और चेयर से उठ खड़ी हो गई। अंबर, तुम देखो अब कैसे मैं शौर्य को सच्चाई बताती हूँ, कियारा दांत पीसते हुए बोली। शौक से जाओ कियारा, पर तुम भी जानती हो अगर तुम ऐसा करोगी तो लॉस तुम्हारा ही होगा। अगर तुम्हें फायदा होने वाला होता तो तुम मेरे पास आती ही नहीं, सीधे शौर्य के पास जाती है ना। अंबर ने जैसे उसकी दुखती नस पकड़ ली। अंबर के मुंह से अपनी हकीकत सुन कियारा की बोलती बंद हो गई, पर वह भी कहाँ हार मानने वाली थी। करीब मिनट की चुप्पी के बाद उसने जवाब दिया, ठीक है, इस बार तुम जीती, मगर तुम जानती हो इस सच्चाई के बाहर आने से ज्यादा नुकसान तुम्हारा होगा। मैं तो कैसे ना कैसे करके शौर्य को मना लूंगी, पर तुम अपनी और अपनी बेटी की सोचो। कियारा, जैसे कि तुमने कहा वह मेरी बेटी है, इसलिए तुम उसकी फिक्र मत करो, वो मैं संभाल सकती हूँ। तुम अपनी सोचो, अगर तुम्हारे सिर से शौर्य का तुम्हारे सिर से हाथ उठ गया ना, ये जो तुम मॉडल बनी फिरती हो ये सब खत्म हो जाएगा, और साथ में तुम्हारे बाप की कंपनी भी। इसलिए मेरे नुकसान की नहीं, अपनी सोचो, समझ गई। अंबर के जवाब ने कियारा का मुंह फिर से बंद कर दिया। तुम अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चले जाओ। दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता या आउट ऑफ कंट्री, जहाँ भी तुम्हें जाना है जाओ, पर यह शहर छोड़कर तुम चली जाओ। तुम्हारे आने से सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। कियारा लगभग चिल्ला सा उठी। मैं ये शहर छोड़कर नहीं जा सकती कियारा, इसके अलावा जो तुम कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं अपना बिजनेस, अपने पापा की यादें छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकती। कियारा को गुस्से में देख अंबर ने सीधे से जवाब दिया, ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम मेरी शौर्य से शादी करने में मदद करो। अगले एक हफ्ते में अगर मेरी शौर्य से शादी हो जाती है तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, और तुम्हारी बेटी की सच्चाई तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहेगी। बोलो क्या कहती हो, कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात पर अंबर ने हामी भर दी। ठीक है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, पर इसके बाद अगर कभी तुमने दोबारा मेरी बेटी का नाम इस्तेमाल किया तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अंबर ने वार्निंग देते हुए कहा। अंबर की बात सुन कियारा व्हाटएवर कहती हुई वहां से निकल गई। एपिसोड 53
नेक्स्ट डे अंबर अपने ऑफिस में बैठी किसी बात को लेकर फाइलों में खोई हुई थी कि चैतन्य कुछ फाइलें लिए उसके कमरे में आ गया। दी मे आई कम इन। जैसे ही अंबर का कम इन सुन चैतन्य अंदर से इंटर हुआ। सामने से अंबर ने सवाल कर दिया, चिट्टी जो काम मैंने तुम्हें दिया था उसका कुछ पता चला तुम्हें? कुछ बात बनी? अंबर की बात पर चैतन्य ने सिर हिलाते हुए हाथ में पकड़ी फाइल अंबर की तरफ बढ़ा दी। हाँ दी, वो डॉक्यूमेंट सच है। जिस वक्त अंकल की डेथ हुई थी उन दिनों बिजनेस को लेकर एक बहुत बड़ा लॉस हुआ था और वो लॉस कोई छोटा मोटा नहीं था। अंकल आपके जेल में होने की वजह से बहुत परेशान थे और उन्हीं दिनों ऑफिस में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई थी। बहुत बड़ा फंड जो पास होना था वह नहीं हुआ। अंकल को जब ये बात पता चली उन्होंने सच्चाई पता लगाने का सोचा, पर इससे पहले कि वो सच जानते या वो गुनाहगार सामने आता उनका एक्सीडेंट हो गया ठीक उस बात के 2 दिन बाद, और उनकी डेथ के बाद किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, या शायद किसी ने देने ना दिया हो। अंबर ने बात पूरी करते हुए बोली। हो सकता है, पर जो भी था ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी दी, क्या आपको नहीं लगता? चैतन्य सोचते हुए बोला। हमें इसका पता लगाना होगा चिट्टी, ये जो भी हुआ इसमें कुछ तो कॉन्स्पिरेसी जरूर है। एक काम करो, तुम किसी आदमी को हायर करो जो ये पता लगा सके और इसकी तह तक जा सके, पर ध्यान रखना कि गुनहगार अलग ना हो। डोंट वरी दी, मैं एक बंदे को जानता हूँ जो इस काम में बहुत माहिर है। दी, एक और बात, क्या आपने विराज से बात करने के बारे में क्या सोचा? अभी तक तो कुछ नहीं सोचा है। तुम जानते हो वीर, हम सबकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट और मैं जल्दीबाजी में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहती। अंबर ने गहरी सांस लेकर कहा। जानता हूँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ दी, अगर आपको बाद में पता चले कि सचमुच में खुराना अंकल इन्वॉल्व थे तो आप क्या करोगी? क्या आप माफ कर पाओगी? पता नहीं, अंबर ने खोए हुए जवाब दिया। दी, मैं जानता हूँ आप नहीं करोगी, इसलिए कह रहा हूँ कि उसे सच बता दो। हम बात करूंगी, जैसे ही सही वक्त आएगा मैं बात करूंगी, तुम फिक्र मत करो। एल ठीक है दी। चैतन्य ठीक है कहकर वहां से चला गया, मगर अपने पीछे वह बहुत से सवाल छोड़ गया जिसकी जल में अंबर बुरी तरह उलझ कर रह गई। एक तरफ दिल था जो सच मानने को तैयार नहीं था, मगर दिमाग कुछ और ही कह रहा था। इस दिल दिमाग की उलझन में उलझते उलझते अंबर को कुछ समझ में नहीं आया तो वह गाड़ी की चाबी लेकर वहां से घर के लिए निकल गई। अंबर घर पहुंची तो वहां विराज आया हुआ। विराज को वहां देख अंबर उसे 5 मिनट में आने को कहकर अपने कमरे में चले गई। अपने कमरे में पहुंचकर उसने जल्दी से अपना लैपटॉप बैग टेबल पर रखा और कपड़े लेकर वॉशरूम चले गई। करीब 5 मिनट में वह चेंज कर कमरे से बाहर आई तो विराज बाहर बालकनी में खड़ा था। उसे बाहर खड़े देख अंबर किचन में चले गई और एक बर्तन में दूध रखकर उसने कुछ मिनटों में अच्छी सी कॉफी तैयार की और सीधे बालकनी में खड़े विराज की तरफ आ गई। तुम्हारी कॉफी। अंबर ने एक कप खुद लेकर दूसरा कप उसकी तरफ बढ़ा दिया। थैंक यू कहते हुए विराज ने उसके हाथ से कप ले लिया। कॉफी का कप हाथ में लिए विराज कुछ देर खामोश रहा और कुछ पलों की खामोशी के बाद अनायास ही वह बोल पड़ा, कितना अच्छा होता है ना अम्मू, अगर हम टीनेज में ही होते, उन दिनों जैसे मस्ती किया करते थे वैसे ही अब भी कर पाते। वो शाम होते ही गाड़ी लेकर निकल जाया करते। विराज बोलते बोलते अंबर की तरफ मुड़ गया। उसने अंबर की ओर देखा तो वह खामोश थी। उसे खामोशी से सुनता देख उसने गहरी सी सांस लेकर अपना बोलना जारी रखा। काश कि वो वक्त फिर लौट आता तो कितना अच्छा होता ना। काश कि गुजरे हुए वक्त में जा पाना मुमकिन होता। काश ऐसा हो पाता तो मैं कभी तुम्हारे मुझसे दूर जाने के फैसले, शौर्य को चुनने के फैसले पर हामी नहीं भरता। मैं कभी उस इंसान तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनने देता अंबर, पर मैं ये भी जानता हूँ ऐसा कुछ मुमकिन नहीं है। पर कभी कभी लगता है अम्मू, मैंने तुम्हें रोक लिया होता तो ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हारी जिंदगी यूं ना खराब होती, तुम्हें ये सब ना सहना होता। कहीं ना कहीं इन सब का जिम्मेदार मैं खुद को मानता हूँ। अपनी बात खत्म करते करते उसकी आवाज़ भारी सी हो गई। विराज को अपसेट देख अंबर ने अपना एक हाथ उसके कंधे पर रख दिया। ऐसा नहीं वीर कि इसमें तुम्हारी गलती है, तुम शायद उस वक्त मुझे रोक भी लेते तो मैं अपना फैसला नहीं बदलती। उससे प्यार करना मेरा फैसला था, उसका क्या अंजाम होगा ये परवाह किए बिना मैंने उससे प्यार किया था। अगर परवाह की होती तो मैं खुद को तब भी रोक सकती थी जब मुझे पता चला था कि उसे मुझसे नहीं मानवी से प्यार था, पर मैंने खुद को नहीं रोका, मैंने उसका इंतजार किया और नतीजा तो तुम जानते हो। गहरी सी सांस लेते हुए कहा और अपनी ही बात पर खुद ही फीका सा मुस्करा उठी। खैर तुम भी क्या बातें लेकर बैठ गए, वो मेरा पास था और जो होना था वो हो चुका, उसे बदला नहीं जा सकता है। इससे अच्छा है कि हम फ्यूचर पर फोकस करें। यही तो मैं तुमसे भी कहना चाहता हूँ अंबर, तुम क्यों नहीं मूव ऑन कर जिंदगी में आगे बढ़ती? क्या तुम्हें दिखता नहीं है कि मैं तुम्हारा साथ देने के लिए, तुम्हारा हाथ थामने के लिए तैयार खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूंगा। तुम जितना वक्त लेना चाहो ले लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। पर अंबर, विराज की बात पूरी होने से पहले ही अंबर ने उसे रोक दिया।
जैसा तुम सोच रहे हो ये नामुमकिन है, मेरा वापस लौटना अब मुमकिन नहीं। मैं जिंदगी में इतना आगे बढ़ चुकी कि पीछे लौटने का कोई रास्ता ही नहीं। मैं चाह कर भी फिर कभी वह अंबर नहीं बन सकती जिससे तुम पसंद करते हो, और जो अंबर मैं हूँ वो प्यार मोहब्बत जैसी बातों पर यकीन नहीं करती। उसकी जिंदगी में उसकी बेटी के अलावा किसी और के लिए कोई जगह नहीं है वीर, किसी के लिए भी नहीं, अंबर ने सीधा सा जवाब दिया। अंबर के इस सपाट जवाब ने विराज की उम्मीदें एक बार फिर तोड़ दी। उसने बड़ी हिम्मत कर खुद को बोलने के लिए तैयार किया था, पर उसके एक जवाब ने उसकी बोलती बंद कर दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे अंबर को यकीन दिलाए अपने प्यार का। उसने हिम्मत कर एक बार फिर कुछ कहने की कोशिश करनी चाहिए, मगर उसे पहले ही अंबर बोल पड़ी। वीर, जानते हो कैसा महसूस होता है जब आप किसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हो, जब हम उसे किसी और के लिए रोते तड़पते देखते हैं। मैंने देखा है, पूरे 1 साल मैंने उसे मानवी के लिए रोते देखा है वीर, यहाँ तक कि उसे उस तरह रोते देख मैं सोचती थी कि काश कि उस दिन मानवी की जगह मैं होती तो क्या वह मेरे लिए भी रोता। मुझे जलन होती थी मानवी से, वह ना होकर भी उसकी दुनिया थी और मैं उसकी आंखों के सामने होकर भी उसके लिए कुछ नहीं। वीर, सच कहूं तो मैं भले ही उससे नफरत क्यों ना करती हूं और वह भले ही दुनिया के लिए कितना बुरा इंसान क्यों ना हो, मगर जिस शिद्दत से वह मानवी से प्यार करता है मैंने कभी किसी को किसी के लिए उस तरह प्यार करते नहीं देखा। आज भी उसके दिल में सिर्फ मानवी है। उसके जाने के इतने सालों बाद भी कोई उसकी जगह नहीं ले पाया, ना कियारा और ना मैं। आखिरी का मैं शब्द बोलते बोलते अंबर अटक गई, उसके गले से पूरी तरह वह शब्द निकल ही नहीं पाया। आखिर बोलती भी कैसे जब उसे वह हक कभी हासिल ही नहीं था, यहाँ तक कि उसने तो कभी उसकी उतनी परवाह तक नहीं की थी जितनी वह कियारा की करता था। मानवी तो फिर दूर की बात थी। अंबर की बात से दोनों के बीच एक गहरी सी खामोशी छा गई। विराज का मन किया कि वह तड़प कर कह दे कि वह जानता है कैसी तकलीफ होती है, क्योंकि पिछले कई सालों से वह वही तकलीफ सह रहा था, मगर अंबर की नम आंखों ने एक बार फिर उसे रोक लिया। एक लंबी सी जद्दोजहद के बाद आखिर अंबर के लिए उसका प्यार जीत ही गया। हालांकि उसने कोशिश की कि खुद को मना ले, पर एक आखिरी बार इस उम्मीद में कि जिंदगी पर कहीं उसे ये सोचकर उसे अफसोस ना हो कि वह कभी अंबर को अपने दिल की फीलिंग्स बता नहीं पाया। इस अफसोस में कि क्या पता उसकी किस्मत उसका साथ दे देती और क्या पता अंबर हाँ कर देती। विराज लास्ट चांस लेने का सोचकर अपने घुटनों के बल अंबर के सामने बैठ गया और बड़ी हिम्मत अंबर का हाथ अपने हाथों में ले लिया। आई लव यू अंबर दीवान, आई लव यू सो मच, आई फॉल इन लव विथ यू फ्रॉम द डे आई मेट यू, यू आर ऑलवेज स्पेशल टू मी। हाँ, ये रियलाइज करने में मैंने बहुत देर कर दी, इतनी कि जब समझ पाया तो तुम किसी और के साथ थी। एनीवे आई लव यू टुडे एंड विल ऑलवेज लव यू, प्लीज मुझे एक मौका दो अंबर। विराज अंबर का हाथ थामे पूरी शिद्दत से बोलता चला गया। वह शब्द जिन्हें वह पिछले कई सालों से कहने की हिम्मत कर रहा था, आखिरकार हिम्मत कर उसने वह बोल ही दिए। विराज का प्रपोजल सुन अंबर शौक रह गई। ऐसा नहीं था उसे विराज के एक तरफा प्यार के बारे में पता नहीं था, मगर उसने कभी ये सोचा नहीं कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब वह अपने ही बेस्ट फ्रेंड के मुंह से ये सुन रही होगी। एक सेकंड के लिए तो वह शौक ही रह गई, मगर अगले सेकंड उसने घुटनों पर बैठे विराज को उठाकर अपने सामने खड़ा कर दिया और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया। प्लीज डोंट डू दिस वीर, मैं दिल से तुम्हारी इज्जत करती हूँ, मगर मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। मेरे अंदर कुछ नहीं बचा है जो मैं तुम्हें दे सकूं सिवाय इस दर्द और अकेलापन के, और वो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। तुम ढेर सारी खुशियां, ढेर सारा प्यार डिजर्व करते हो वीर, और वो प्यार, वो खुशियां जिसके तुम हकदार हो, वो सिर्फ तुम्हें तनु दे सकती है, मैं नहीं वीर, अंबर ने आखिरी शब्दों पर जोर देते हुए कहा। अंबर के बात ने विराज की रही सही उम्मीद भी तोड़ दी। उसने झटके से अंबर के हाथों से अपना हाथ खींच लिया। उसकी इस बात पर तड़प सा उठा। अंबर, तुम कैसे कर सकती हो यार मेरे साथ ऐसा? मैं नहीं कह रहा हूँ तुम मुझसे प्यार करो अंबर, पर तुम मुझसे तुम्हें प्यार करने का हक मत छीनो। मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा, बस दूर रहकर तुमसे प्यार करने का, तुम्हारा और समर का ख्याल रखने का हक ही तो मांग रहा हूँ। क्या तुम मुझे ये भी नहीं दे सकती प्लीज अंबर? बोलते बोलते विराज की आंखें नम हो उठी। उसे इस हाल ही में देख अंबर का दिल भी टूट रहा था, मगर वह चुप थी। अपने सबसे अच्छे दोस्त को इस हाल में देखना उसके लिए भी आसान नहीं था, पर वह उसे झूठी उम्मीद भी नहीं देना चाहती थी। इसीलिए ना चाहते हुए भी वह उसे सच्चाई बताने का फैसला करके आई थी। एक बार फिर अंबर ने अपना मन मजबूत कर बोलना शुरू किया। आई एम सॉरी वीर, पर मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। तुम जानते हो मेरी जिंदगी में सिर्फ उलझने हैं और ये उलझने मुझे अकेले सुलझानी है। अंबर ये कहते हुए एक सेकंड की गहरी सांस लेते हुए पौंच हो गई, क्योंकि इसके बाद जो वह बोलने वाली थी वह सचमुच में विराज का दिल तोड़ने के लिए काफी थी, और ये जानते हुए भी उसने बोलना जारी रखा। वीर, तुमने आज तक जितनी हेल्प की मैं उसके लिए तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ, बट अब और नहीं।
अब और मैं तुम्हारी हेल्प नहीं ले सकती। मैं नहीं चाहती कि तुम अब और मेरी हेल्प करो वीर, और अगर तुम करोगे तो मजबूरन मुझे हमारी दोस्ती यहीं खत्म करनी पड़ेगी। अंबर ने जैसे ही ये कहा उसके मुंह ये बात सुनकर विराज के हाथ से कॉफी का कप नीचे गिर पड़ा। वह एकदम से गश्त खाकर अपने पीछे रखी चेयर पर बैठ गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था अंबर उसे ये सब बोल रही है। उसे इस हालत में देख अंबर की हिम्मत नहीं हुई कि वह उसे इस हालत में देख सके। वह खुद भी टूटी हुई थी, मगर इस वक्त वह ना तो खुद को संभालने की हालत में थी ना ही विराज को। हालांकि वह चाहती थी कि वह विराज को संभाले, उसे बोले कि सब ठीक हो जाएगा, मगर यह सोचकर कि कहीं उसका ये सटीक उसे फिर एक उम्मीद न दे दे, उसने अपने कदम रोक लिए और वहीं से पलटकर सीधे वहां से बाहर निकल गई। अंबर अपने अपार्टमेंट से बाहर आई तो शाम हो चुकी थी। सब लोग ऑफिस से घर लौट रहे थे और सड़कों और दुकानों की लाइट्स जल चुकी थी। आसपास की सारी लाइटें जली हुई थी, मगर आज अंबर को वो सारी रोशनी जैसी धुंधली सी नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ अंधेरा सा छा गया हो। कुछ पल वह बुत बने यूं ही खड़ी रही, ऐसी ही खड़ी रही, फिर ना जाने क्या सोचकर अनायास ही रोड की तरफ चल पड़ी, मगर इससे पहले ही उसके कदम सामने सड़क पर पड़ते किसी ने उसे झटके से पीछे से उसे खींच लिया। एपिसोड 54। मैडम सड़क पर देखकर चलिए। दो आवाजें सन्नाटे को चीरती हुई उसके कानों में जा पहुंची। अपने पास से आती उन आवाजों को सुनकर वह अपने आपे से बाहर निकली तो खुद को सड़क के बीचों बीच में देख वह हैरान रह, उससे भी ज्यादा ये सोचकर कि अभी उसका एक्सीडेंट हो सकता था और उसके एक्सीडेंट के बाद समर का क्या होता, ये सोचकर अंबर से हर गई। अगले ही पल अंबर ने खुद को संभाल लिया। सामने बाइक वाले लड़के को थैंक यू और सॉरी कहते हुए वह पीछे मुड़ गई। अंबर पीछे मुड़ी तो पीछे शौर्य खड़ा था। उसे यूं हैरान खड़े देखकर शौर्य ने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया और चुपचाप उसका हाथ थामे उसे अपनी गाड़ी की तरफ लेकर चला गया। कोई और वक्त होता तो शायद अंबर अपना हाथ छुड़ाकर कब का जा चुकी होती, मगर आज वह खुद भी होश में नहीं थी, इसलिए बिना कुछ कहे वह उसके साथ चल पड़ी। आखिर उसे भी कहाँ पता था कि उसकी ये खामोशी शौर्य को हैरान कर देने वाली थी। अंबर को चुपचाप अपने साथ आते देख शौर्य को सचमुच हैरानी सी हो रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अंबर, जो उसका नाम भी सुनना पसंद नहीं करती, आज चुपचाप उसका हाथ थामे चल रही। मगर क्यों, ये सवाल वह मन ही मन खुद से पूछ रहा था, मगर अंबर से पूछने की हिम्मत नहीं हुई, ये सोचकर कि जो भी हो कुछ पल के लिए ही वह उसके साथ तो है। शौर्य ने गाड़ी के पास आकर अंबर का हाथ छोड़ दिया और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। वी नीड टू टॉक, शौर्य ने ऑर्डर देते हुए कहा तो जवाब में अंबर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। उसे बिना कुछ कहे इस तरह जाता शौर्य अंबर के सामने आकर खड़ा हो गया। यू कांट जस्ट इग्नोर मी लाइक दिस। क्या ये जरूरी है कि तुम हर बार इसी तरह रिएक्ट करो अंबर? क्या हम सिर्फ एक बार शांति से बैठकर बात नहीं कर सकते? शौर्य ने कहा तो अब की बार अंबर अपना गुस्सा शांत कर उसकी तरफ मुड़ गई। शायद ये पिछले 4 सालों बाद पहली बार था जब शौर्य ने उसका इस तरह नाम लिया था। क्या हम किसी कैफे में चलकर बात कर सकते हैं? एक पल की खामोशी के बाद शौर्य सजेस्ट करते हुए कहा, और जैसे ही कहा उसकी नज़र अंबर के चेहरे पर चले गई थी। अंबर के चेहरे हैरानी के एक्सप्रेशन देख उसने खुद ही एक्सप्लेनेशन भी देना शुरू कर दिया। आई डिडंट मीन दैट, व्हाट आई मीन इज, हम इस तरह रास्ते पर तो बात नहीं सकते हैं, ना हमें कहीं बैठकर बात करने की जरूरत है। अपनी पूरी बात करता हुआ बोला तो उसकी बात पूरी होने तक अंबर ने अपनी गाड़ी लॉक कर चाबी अपने क्लच में रख दी और शौर्य की गाड़ी की तरफ बढ़ गई। अंबर शौर्य की गाड़ी के पास पहुंची तो देखा शौर्य अब भी वहीं खड़ा था। उसे बुत बने खड़े देख अंबर ने उसे आवाज दे दी, नाउ वह हट। अंबर की आवाज सुन शौर्य कम इन कहते हुए गाड़ी अनलॉक कर दी। वह जैसे ही अनलॉक कर अंबर के लिए दरवाजा खोलने दूसरी तरफ आया, अंबर अपने आप ही गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर पीछे की सीट पर बैठ चुकी थी। अंबर को पीछे बैठा देख शौर्य के चेहरे का रंग फिर से फीका पड़ गया। वह बुरा सा मुंह बनाया आगे ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। वो दोनों वहां से कुछ डिस्टेंस के कैफे में पहुंचे तो शाम का वक्त होने की वजह से वहां काफी भीड़ थी। लोगों शोर में बात ना कर पाने का सोचकर शौर्य ने कैफे के वीआईपी एरिया में एक टेबल बुक करा दी। कैफे का वीआईपी एरिया काफी शांत था, मुश्किल से वहां कुछ लोग थे, वो भी अपने आप में ही व्यस्त थे। एक नज़र अपने चारों ओर देख शौर्य जाकर अपनी बुक की हुई टेबल पर जाकर बैठ गया। वह जैसे ही बैठा वेटर भी आ गया। उसने वेटर के हाथ से सर्विसिंग टैब लेकर अंबर की तरफ बढ़ा दिया, पर अंबर ने नो थैंक्स कहते ही हाथों हाथ उसे रिजेक्ट भी कर दिया। वह जस्ट घर से निकलने से पहले कॉफ़ी पीकर ही आई, वापस से कॉफ़ी पीने का उसका कोई मूड नहीं था, इसलिए बिना ज़्यादा सोचे समझे उसने सीधा मना कर दिया। अंबर को मना करते देख शौर्य ने भी ज़्यादा इंसिस्ट नहीं किया, अपने वही कोल्ड एक्सप्रेशन लिए उसने ब्लैक कॉफ़ी ऑर्डर कर दी और खामोशी से बैठ गया। डू यू लव मी? यू स्टिल हैव फीलिंग फॉर मी राइट?
एक लंबी सी खामोशी के बाद शौर्य ने एकदम से अंबर की ओर देख सवाल किया। अंबर ने शौर्य का सवाल सुना तो मुंह में भरा पानी का घूंट एक झटके में बाहर निकल गया। यहाँ तक कि आधा पानी तो उसके गले में अटक गया, जिसकी वजह से उसे खांसी होनी शुरू हो गई। करीब 2 मिनट तक अंबर खांसती रही। बड़ी मुश्किल से उसकी खांसी रुकी तो वह हैरानी से शौर्य की तरफ मुड़ गई। ओह, व्हाट डिड यू से, आर यू किडिंग विथ मी? अंबर बोलते बोलते हुए रुक गई। व्हाट आर यू थिंकिंग शौर्य ठाकुर, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? आई मीन हाउ डू आई लुक लाइक अ क्रेजी लवर टू यू? अंबर ने वियर्ड से एक्सप्रेशन देते हुए कहा। अंबर को ऐसे एक्सट्रीम रिएक्ट करते देख शौर्य के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने बड़ी ही कोल्ड टोन में सवाल किया, इजंट इट अंबर दीवान? एवरीवन सेड यू लव्ड मी सो मच इन द पास्ट, इवन यू ट्राइड टू होम कियारा आउट ऑफ जेलसी। शौर्य का ये सवाल एक सवाल था या जवाब वो खुद भी नहीं जानता था। उसने जवाब भी इस तरह दिया जैसे कि वो सवाल नहीं बल्कि खुद को कन्वेंस करने की कोशिश कर रहा हो। उसका सवाल सुन अंबर के चेहरे पर अजीब सी हंसी आ गई। ना चाहते हुए भी उसके मुंह से टोंट निकल गया, व्हाट अ नार्सिसिस्ट। एक्चुअली यू आर राइट, बट एज यू सेड इन अ पास्ट, येस आई वाज अ फूल इन द पास्ट बट नॉट एनीमोर। जिस दिन तुमने मुझसे कियारा के लिए घर से धक्के देकर निकाला था मेरा प्यार, उसी दिन तुम्हारे लिए खत्म हो गया था। You know what, I regret that I loved you. If not for you I didn't. अंबर बोलते बोलते चुप हो गई। करीब कुछ सेकंड चुप रहने के बाद वह एकदम से खड़ी हो गई और टेबल पर रखा अपना पर्स पकड़कर शौर्य की ओर देखे बिना वहां से बाहर निकल गई। अंबर दीवान। अंबर को गुस्से में जाते देख शौर्य ने गुस्से से चिल्लाते हुए उसे रोकना चाहा, मगर अंबर उसकी आवाज को अनसुना कर वहां से निकल गई। अंबर को जाते देख शौर्य स्पीचलेस खड़ा देखता रह गया। उसे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंबर किस बात से अपसेट हुई। उसके जाने के कुछ देर बाद वह भी गुस्से में वहां से घर के लिए निकल गया। शौर्य ठाकुर विला पहुंचा तो वहां का माहौल बदला हुआ था। उसके बंगले की पार्किंग एरिया में काफी सारी गाड़ियां पार्क थी। अपने घर में इतनी सारी गाड़ियां पार्क देख शौर्य ने अपनी गाड़ी को पार्क की और सीधे अंदर चला गया। इससे पहले कि वह किसी से पूछता, अंदर से आती आवाज ने शौर्य को दरवाजे पर ही रोक दिया। दरअसल अंदर कियारा और उसके के पेरेंट्स थे और साथ में शौर्य के दादाजी और उसके मॉम डैड थे जो उसकी शादी की बातें कर रहे थे। उन सबको एक साथ अचानक घर पर देख शौर्य सीधा अंदर चला गया। व्हाट्स गोइंग ऑन हियर कियारा, व्हाट आर यू डूइंग हियर? शौर्य सवाल करता हुआ कियारा की तरफ मुड़ गया, पर कियारा ने तुरंत जवाब नहीं दिया तो वह अपनी फैमिली की तरफ मुड़ गया। एंड मॉम, डैड, दादू, आप सब यहाँ? मॉम, आपने तो कहा था आप वापस बेंगलोर जा रहे हैं, शौर्य बैक टू बैक सवाल करता हुआ बोला। शौर्य अचानक से वहां देखकर पहले ही सब हैरान थे उस पर, उसे सवाल पर सवाल करता देख बाकी सब और हैरान रह गए। शौर्य, आराम से सांस तो ले ले बेटा, तू तो ऐसे सवाल कर रहा है जैसे तुझे हमारे यहाँ होने दिक्कत हो। शौर्य के अटपटे सवाल सुनकर साधना जी बोल पड़ी। अपनी माँ की बात सुनकर शौर्य शांत हो गया। उसने अपनी टोन डाउन करते हुए जवाब दिया, ऐसा नहीं है मॉम, मैं बस पूछ रहा था कि क्या हुआ। मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं आपको यहाँ देखकर परेशान हूँ, मैं बस थोड़ा सरप्राइज हूँ, शौर्य ने एक्सप्लेन करते हुए कहा। उसकी बात पर सबके एक्सप्रेशन नॉर्मल हो गए। उन सबके नॉर्मल एक्सप्रेशन देख साधना जी ने शौर्य का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बिठा दिया। शौर्य, कियारा के मॉम डैड यहाँ शादी की तारीख पक्की करने आए हैं। आज अच्छा मुहूर्त था तो पंडित ने कहा कि आज ही तय कर लेते हैं, इसीलिए हम भी रुक गए। तू बता तेरे लिए किस महीने की डेट ठीक रहेगी? देख अभी 2 ही डेट निकली है, तू तय कर ले, अगले महीने वाली डेट पर शादी करने है या फिर 12 दिन बाद वाली। वैसे सच कहूँ तो मेरा मन पहली ही डेट को करने का है, पर तैयारियां नहीं हो पाएगी इसलिए थोड़ा परेशान है तू। तेरा क्या फैसला है? जैसे ही शौर्य ने ये सुना उसके चेहरे का रहा सहा रंग भी उड़ गया। पहले अंबर और अब कियारा और उसकी शादी की खबर ने उसका सारा मूड खराब कर दिया। व्हाट यू मीन मॉम? अपनी मॉम के मुंह से शादी का सुनकर शौर्य झल्ला सा गया। शौर्य को इस तरह रिएक्ट करते देख कियारा के चेहरे का रंग बुरी तरह उड़ गया। कहाँ तो वह प्लान करके आई थी कि आज सब फाइनल हो जाएगा, यहाँ तक कि अपने दोस्तों तक को उसने ये खबर दे दी, पर शौर्य को इस तरह रिएक्ट करते देख उसके सारे सपनों में एक झटके में ब्रेक लग गया। यहाँ तक कि बाकी घर वाले बेचारे हैरान रह गए। हालांकि कियारा शौर्य की खुद की पसंद थी, फिर भी शादी का नाम सुनकर उसके चेहरे के उड़े हुए एक्सप्रेशन देख घरवाले उसे अजीब से घूरने लगे। व्हाट आई मीन दादू, मॉम, इतनी भी क्या जल्दी है? वैसे भी हमारी एंगेजमेंट तो हो गई है ना, फिर आपको किस बात का डर है? आप दोनों के कहने पर मैंने एंगेजमेंट कर ली है ना, प्लीज शादी का फैसला मुझे लेने दीजिए, अपने घर वालों को घूरते देख शौर्य ने जवाब दिया। और उनके कुछ रिएक्ट करने से पहले ही वो कियारा की तरफ मुड़ गया। कियारा, मुझे तुमसे बात करनी है, क्या तुम ऊपर आ सकती हो?
शौर्य कियारा की ओर एक नज़र घूरता हुआ ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। उसने बाकी सबको मौका ही नहीं दिया कि वो कोई सवाल कर सके। वह 3-4 सीढ़ियां चढ़ा ही था कि अचानक कुछ सोचकर फिर पीछे मुड़ गया। आई सॉरी अंकल आंटी, आई एम सॉरी दादू एंड मॉम, पर ये शादी नहीं हो सकती। अगले कुछ महीनों तक मेरी काफ़ी सारी मीटिंग्स है, इसलिए फ़िलहाल मैं कोई भी फंक्शन नहीं कर सकता। जब मुझे लगेगा शादी का टाइम आ गया है हम कर लेंगे। फ़िलहाल पंडित जी प्लीज़ आप भी अपना बैग पैक कीजिए, अनुज आपको ड्रॉप कर आएगा। शौर्य जवाब देता हुआ अपने कमरे में चला गया। कियारा शौर्य के कमरे में आई तो तब तक शौर्य कमरे के चक्कर काट रहा था। उसे चक्कर काटते देख कियारा ने पीछे से आकर उसे हक कर लिया। शौर्य, क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते? अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो प्लीज़ बता दो, मैं यहाँ से कहीं दूर चले जाऊंगी, पर मैं तुम्हारी ये बेरुखी और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। शौर्य को पीछे से हक करते हुए कियारा रोने लग गई। कियारा का रोना देख शौर्य का गुस्सा शांत हो गया। आई एम कियारा, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, मैं बस। शौर्य उसे सॉरी कहते हुए बोला, पर मैं बस के आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। सच तो ये था कि उसने कभी भी कियारा से शादी का सोचा ही नहीं था। उसे उस वक्त के लिए एंगेजमेंट करना सही लगा क्योंकि उसके घर वाले बार बार उसके लिए उसे फोर्स कर रहे थे, मगर अब जब शादी की डेट फाइनल होने तक बात पहुंच गई तो उसे बेचैनी सी होने लगी थी। शौर्य को ऐसे झिझकते देख कियारा ने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड शौर्य, पर तुम मुझसे शादी तो करना चाहते हो ना? शौर्य प्लीज़ मुझे अकेले मत छोड़ना, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। मैंने हमारे बच्चे को पहले ही खो दिया है शौर्य, अब तुम्हें नहीं खोना चाहती, वरना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। शौर्य, कियारा बुरी तरह रोने लग गई। शौर्य को झिझकते देख कियारा ने अपना आखिरी दांव चल दिया। उसे अच्छे से पता था कि बच्चा का जिक्र शौर्य की सबसे बड़ी कमजोरी थी और इसी कमजोरी का उसने फायदा उठा लिया। कियारा का रोना सुन शौर्य खामोश गया। कहाँ तो उसने कियारा को मना करने के लिए बुलाया था, मगर उसकी बातों से उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वह उसे मना कर सके। कियारा का रोना देख शौर्य बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। एपिसोड 55। कैफे से निकलकर अंबर बहुत देर तक बेवजह रोड पर घूमती रही। घंटे 1.5 घंटा बेवजह से सड़कों पर गाड़ी चलाने के बाद वह अपने पुराने घर में आ गई जो कई सालों से बंद पड़ा था। 4 साल पहले मिस्टर दीवान की डेथ के बाद उनका ये घर बैंक की ओर से नीलाम कर दिया गया था। करीब 2 महीने पहले ही अंबर ने इसे दोगुने दाम देकर वापस खरीदा था। इससे पहले जिन्होंने ये घर खरीदा था वो लोग मुंबई से नहीं थे, इसीलिए काफ़ी लंबे समय से उन्होंने घर छोड़ दिया था और छोड़े रहने की वजह से घर की हालत भी काफ़ी ख़राब थी। हालांकि रिनोवेशन का काम चल रहा था पर अभी भी पूरा नहीं हुआ था। घर की खराब हालत देख अंबर गहरी सांस लेते हुए अपने पापा के कमरे में आ गई। उनके कमरे की दीवार पर उनकी बड़ी सी तस्वीर थी। धूल जमी उस तस्वीर को देखकर अंबर के कदम वहीं रुक गए। वह आंखों में आंसू लिए उस तस्वीर को देखने लगी। आई नो आई डोंट डिजर्व टू बी हियर, आई डोंट डिजर्व टू सी यू, बट इट्स सो पेनफुल। पापा समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ जाऊं। आप जानते हैं पापा, कभी कभी मुझे लगता है कि काश कि मैं आपकी बेटी नहीं होती तो आपको मुझसे बेहतर बेटी मिली होती और आप जिंदा होते, पर मेरी गलतियों की वजह से मैंने आपको खो दिया। पिछले 3 सालों से मैं आपको खोने का दर्द लिए जी रही हूँ पापा, और मेरी बदकिस्मती तो देखिए, मैं अब तक आपके कातिलों को ढूंढ भी नहीं पाई। अंबर आंख में आंसू लिए तस्वीर पर लगी धूल साफ करने लगी। उसने उसकी धूल साफ की तो वह उनकी फोटो को लिए सामने पड़ी एक पुरानी कुर्सी पर आकर बैठ गई। पापा, आपको पता मेरी एक बेटी है, प्यारी सी गुड़िया सी और बहुत समझदार भी, पर उसकी समझदारी को देखकर कभी कभी ऐसा लगता है कि वह बचपन में ही बहुत बड़ी हो गई है। वह मेरी तरह कोई जिद नहीं करती जैसा मैं बचपन में करती थी, ना वह और बच्चों की तरह कभी रोती है। ऐसा लगता है जैसे मेरी वजह से उसका पूरा बचपन बदल गया है। आपकी ही तरह मैं उसकी भी गुनाहगार हूँ पापा, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। अंबर उनकी फोटोज के ऊपर सिर टिकाकर बैठ गई। कब ऐसे रोते रोते तस्वीर से बातें करते उसकी आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। तारांकन। देर रात गए शौर्य घर से निकलकर वापस मनन और राजवीर को कॉल कर दी। वह क्लब पहुंचा तो उसके पहुंचने तक मनन और राजवीर ऑलरेडी वहां बैठे थे। उन खुद से पहले वहां खड़े देख वह मुंह लटकाए जाकर बैठ अपनी रोज की जगह पर बैठ गया। राजवीर ने उसे इस लूटी पिटी हालत में देखा तो वह कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने तुरंत मजाक करते हुए पूछ लिया, अब क्या हो गया शौर्य, आज क्या नया हुआ कि तेरा मूड ऑफ है क्या? फिर तेरी एक्स वाइफ ने कुछ किया क्या? शौर्य का उखड़ा मूड देखकर राजवीर ने टीज करते हुए सवाल किया। राजवीर को जले पर नमक छिड़कते देख शौर्य ने गुस्से में एफ के ऑफ कहते हुए उसे जोर से किक मार दिया। शौर्य की किक इतनी जोर की पड़ी कि राजवीर बेचारा जोर से चिल्ला गया। आह!
डूड दैट्स सो रूड। अपनी एक्स वाइफ का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहा है? तेरा भी ना मुझे समझ नहीं आता। तुझे अगर उससे इतनी ही नफरत है तो उसकी बातों से तुझे इतना फर्क ही क्यों पड़ता है? चील करना ब्रो, लड़कियों की वजह से इतना टेंशन क्यों लेना? इनफैक्ट टेंशन दो, अब मुझे ही देख, मैं लोड लेता हूँ। क्या तुझसे एक नहीं संभल रही है? मैं चार चार संभालता हूँ। राजवीर सामने बैठी लड़की की तरफ आई विन करता हुआ बोला। उसकी इस बात पर इस बार मनन ने उसके सिर पर टपली मार दी। अपनी बकवास बंद कर शौर्य, तू बता हुआ क्या है? अब क्यों मूड ऑफ है तेरा? मनन ने शौर्य की तरफ देखकर सवाल कर दिया। कुछ नहीं, बस मॉम ने मूड खराब कर दिया। वो सब लोग मेरी शादी के पीछे पड़े हैं। समझ नहीं आ रहा इतनी जल्दी किस बात की है। मैंने उनके कहने पर कियारा से एंगेजमेंट तो कर ली है ना, अब तक एटलीस्ट शादी के लिए फोर्स ना करे। मनन के जवाब पर शौर्य ने अपने मन का सारा गुबार बाहर निकाल दिया। राजवीर ने जैसे ही यह सुना तो उसकी हंसी निकल गई। उसे हंसते देख मनन ने टेढ़ी नजरों से उसे चुप करा दिया। शौर्य, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? एक बात बता, तुझे शादी तो करनी है ना कियारा से, फिर प्रॉब्लम क्या है? शौर्य के जवाब पर मनन ने सवाल किया। मनन के सवाल पर शौर्य कंफ्यूज सा हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या जवाब दे। वह खुद ही नहीं समझ पा रहा था कि वह क्या चाहता है। आई डोंट नो, पर मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, अपने ही मन की बातों में उलझे हुए उसने जवाब दिया। शौर्य के जवाब ने मनन के मन के शक को और पक्का कर दिया। उसने तुरंत उससे सवाल किया, एक बात बता, क्या तू कियारा से प्यार करता है? सच सच बताना, आज कोई झूठ नहीं। क्या तूने कभी भी कियारा से प्यार किया है इन पिछले 3 सालों में? कभी एक पल के लिए भी? क्या तुझे कभी भी ऐसा लगा है कि वह नहीं मिली तो तू रह नहीं पाएगा उसके आसपास? ना देखकर कभी भी तुझे बेचैनी हुई है? चल एक काम कर, अपनी आंखें बंद कर और फिर बता कि आंखें बंद करते ही सबसे पहले तेरे दिमाग में किसका ख्याल आता है? मनन के कहने पर शौर्य ने आंखें बंद की तो उसकी आंखों के सामने अंबर का चेहरा आ गया। उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा देखकर शौर्य के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। ऐसा क्या देख लिया ब्रो कि तेरे चेहरे पर स्माइल आ गई? क्या कोई हॉट शॉट बंदी है क्या? ऐसा है तो मुझे भी बताना उसके बारे में। वैसे भी तुम दोनों की प्यार मोहब्बत की बातें सुनकर मैं बोर हो गया हूँ। शौर्य को आंखें बंद किए मुस्कुराते देख राजवीर ने टोक दिया। प्यार मोहब्बत में यकीन न करने वाले राजवीर जैसे बंदे के सामने कब से दोनों प्यार की बातें किए जा रहे थे वह कब से सुन रहा था, यहाँ तक कि ऑब्जर्व भी कर रहा था। पर जैसे ही उसने शौर्य को हंसते देखा वह खुद को रोक नहीं पाया। राजवीर की बातों से शौर्य ने झट से आंखें खोल दी और उसे घूरते हुए जवाब दिया, अपना मुंह बंद रख, ऐसा कुछ नहीं नहीं है। मैं किसी को नहीं देख रहा था, ना ही मुझे इन सब बकवास पर यकीन है। और तुम दोनों को यहाँ मैंने ड्रिंक करने बुलाया था या फिर ये सब बकवास बातें करने? वेटर, मेरी ड्रिंक कहाँ है? मेरे लिए ड्रिंक लेकर आओ अभी के अभी। राजवीर के सवाल पर शौर्य ने झट से बात को पलट दिया। अंबर को अपनी आंखों के सामने देखकर वह कंफ्यूज हो गया, पर उसका दिल मानने को राजी ही नहीं हुआ कि वह अंबर से प्यार करता है। पर उसका चेहरा अपनी बंद आंखों के सामने देख वह खुद से सवाल करने पर मजबूर जरूर हो गया। शौर्य अंबर के ख्यालों में उलझा हुआ ही था कि उसे कॉल आ गई। उसने जेब से फोन निकाल कर देखा तो तने का कॉल था। रात गए इस वक्त उसका कॉल देखकर शौर्य ने इरिटेट होकर उसका कॉल रिसीव कर लिया। हाँ बोल, अगर बात जरूरी नहीं होगी तो तेरे इस वक्त मुझे डिस्टर्ब करने के जुर्माने में मैं तेरी आधी पेमेंट काट दूंगा, समझ गया? अब बता हुआ क्या है? शौर्य ने बिना हाय हेलो बोले सीधा सा धमकी देते हुए कहा, पर जवाब में जो सुना उसे सुनकर वह हैरान रह गया। शौर्य, मुझे कुछ मिला है, ऐसा कुछ जो बहुत बड़ा है। एक काम कर, तू अभी यहाँ आ जा। ऐसे फोन पर तुझे नहीं बता सकता, मैं अभी साइबर हब में हूँ, तू वहीं आ जा तुरंत। तने अपनी बात खत्म कर कॉल कट कर दिया। तने की बात सुन शौर्य गाड़ी की चाबी लेकर उठ खड़ा हो गया। उसने ना मनन को कुछ ना ही राजवीर को सीधे क्लब से बाहर पार्किंग एरिया की तरफ दौड़ गया। उसे ऐसे भागते देख राजवीर और मनन भी उसके पीछे पीछे आ गए, पर जब तक वह पार्किंग एरिया पहुंचे शौर्य गाड़ी लेकर निकल गया था। उसे जाते देख दोनों वापस क्लब आ गए। शौर्य की तुरंत कॉल के बाद चैतन्य की कॉल अंबर को भी चले गई थी। अंबर की आंख लगी हुई थी, उसने चैतन्य की कॉल देखी तो वह नींद में हड़बड़ा कर उठ गई। उसने फोन रिसीव किया तो उसकी बात सुनकर वह भी हैरान रह गई। तुरंत वहां से बाहर निकलकर वह चैतन्य की बताई जगह के लिए निकल गई। तारांकन। आधे घंटे बाद अंबर चैतन्य के बताई जगह पर पहुंची तो एक पुरानी सी बिल्डिंग देखकर हैरान रह गई। वह जैसे ही कैब से उतरकर अंदर जाने को हुई, अचानक से सामने एक और गाड़ी आकर रुक गई। अपने पैरों के इतने करीबी गाड़ी को देखकर अंबर जैसे ही उस ड्राइवर को कोसने के लिए उसकी तरफ मुड़ी तो ड्राइविंग सीट से उतरते हुए शख्स को देखकर हैरान रह गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? दो आवाजें एक साथ गूंज उठी। शौर्य और अंबर दोनों एक दूसरे को वहां देखकर हैरान रह गए। अंबर को वहां देखकर अंबर बिना कुछ जवाब दिए सीधे अंदर चले गई। उसे जाते देख शौर्य भी उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। वो दोनों अंदर चले पहुंचे तो अंदर का नज़ारा देखकर और भी हैरान रह गए।
उस बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर का नज़ारा कुछ और ही था। अंदर इस तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बना हुआ हाईटेक ऑफिस जैसा था, जिसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि उस बिल्डिंग के भीतर ऐसा कुछ भी हो सकता था। अंदर के उस नज़ारे ने अंबर के साथ साथ शौर्य को भी हैरान कर दिया। अरे आ गए तुम दोनों, बड़ी जल्दी आ गए, आ जाओ, सीधे मेरे रूम में ही आ जाओ। उन दोनों को हैरान देख माइक पर तने की आवाज़ गूंज उठी। तने की आवाज़ सुन शौर्य आवाज़ को फॉलो करता हुआ दूसरी तरफ चला गया। उसने सामने बने कमरे में इंटर किया तो बाहर जैसा ही एक और कमरा और वहां बैठे दोनों शख्स ने उसे और हैरान कर दिया। पहले अंबर और अब चैतन्य को वहां देखकर शौर्य तने को घूरने लग गया। रिलैक्स बॉस, गुस्सा मत हो, मैं समझाता हूँ। वो क्या है ना, चिट्टी मेरा दोस्त है, उसने मुझे सेम चीज़ को ढूंढने के लिए हायर किया तो मुझे लगा लगे हाथों दोनों को एक साथ बुला लूँ। अब दोनों एक ही चीज़ को ढूंढ रहे थे तो फिर प्रॉब्लम क्या थी, इसी बहाने मुझे भी लगा मैं भी थोड़ा कमा लूँगा, है ना। कैसा लगा मेरा प्लान? तने जैसे ही एक्सप्लेन करता हुआ बोला तो पीछे से अंबर भी आ गई। तने की बात ने अंबर और शौर्य को शौक पर शौक दे दिया। उनकी बात सुन अंबर चैतन्य को और शौर्य तने को घूरने लग गया। उन दोनों को घूरते देख चैतन्य अंबर की तरफ आ गया। दी, मैं आपको बाद सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ, अभी आप प्लीज अंदर आ जाइए। मिस्टर शौर्य आप भी, उन दोनों को घूरते देख चैतन्य ने कहा। अंबर और शौर्य अंदर आए तो चैतन्य ने सामने से चेयर लाकर अंबर के सामने रख दी, पर इससे पहले कि अंबर उस पर बैठती शौर्य उस पर जाकर बैठ गया। शौर्य को ऐसे बच्चों वाली हरकत करते देख अंबर गुस्से से उसे घूरते हुए टेबल की दूसरी साइड जाकर बैठ गई। अब बोलो, क्या बताना है तुम दोनों को कि तुम दोनों ने हमें साथ यहाँ बुलाया? ऐसा क्या मिला है कि जो तुम दोनों ने ये साथ काम करने की प्लानिंग की? खैर, इसके लिए तो मैं तुम्हें अलग से बताता हूँ। तने, फिलहाल मुझे इतना बताओ कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? शौर्य ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। शौर्य की बात पर तने ने एक बड़ी सी फाइल लाकर शौर्य के सामने रख दी। शौर्य ने जैसे ही फाइल ओपन करके देखा तो उनके अंदर रखे डॉक्यूमेंट और फोटोज को देखकर शौर्य हैरान रह गया। शौर्य के उल्टे हुए चेहरे का रंग देखकर अंबर ने फाइल अपनी तरफ कर दी। अंबर ने फाइल देखी तो पहले ही पेज पर रखी फोटोज को देखकर वह अपनी चेयर से उठकर खड़ी हो गई। नो वे, कियारा वो ऐसा कैसे कर सकती है? अंबर आंखों में आंसू लिए चेयर से उठकर चिल्ला गई। अंबर को इस हालत में देखकर चैतन्य ने उसे गले से लगा लिया। काम डाउन दी, आप प्लीज शांत हो जाओ, सिर्फ कियारा ही नहीं इसके पीछे और भी गुनाहगार है, आप पहले आराम से फाइल को देखो। चैतन्य ने अंबर को वापस चेयर पर बिठा दिया। अंबर ने जैसे जैसे फाइल पढ़ना शुरू किया उसके हाथों की नसें खींचती चली गई। वह पूरी फाइल पढ़ने के बाद एकदम से शौर्य की पलट गई। मिस्टर शौर्य, इस सब क्या? अब आप क्या एक्सक्यूज देंगे? आप तो बहुत सही गलत करते रहते हैं, तो फिर अपनी फियोसे की गुनाहों का क्या हिसाब देंगे, आप बताएं। अंबर ने गुस्से से शौर्य का कॉलर पकड़कर उसे झकझोर दिया। अंबर के आंसू, उसके सवालों ने शौर्य को खामोश कर दिया। उसके पास जवाब ही नहीं था कि वह क्या कहे। उसे कहाँ पता था कि जिस कियारा पर वह भरोसा करता था वह अंबर के डैड की कातिल निकलेगी। कियारा की सच्चाई ने शौर्य को बुरी तरह हिला डाला। शौर्य की खामोशी ने अंबर के लिए उसकी नफरत को और गहरा कर दिया। वह अपने आंसू पोंछकर शांत हो गई। उसने टेबल पर रखी उस फाइल को समेटा और उसे अपने बैग में रखकर वह उठ खड़ी हो गई। चलो चैतन्य, हमें अभी पुलिस स्टेशन जाना होगा। मैं अब और अपने पापा के कातिलों को आज़ाद घूमने नहीं दे सकती। इस बार उन्हें उनके किए की सजा तो मिलकर रहेगी, फिर चाहे मेरे सामने कोई भी आकर क्यों ना खड़ा हो जाए, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। अंबर नफरत भरी निगाहों से शौर्य को घूरती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वह जैसे ही दरवाजे पर पहुंची अचानक वापस से शौर्य की तरफ पलट गई। मिस्टर शौर्य, जितना कोशिश करना है कर लीजिए, पर इस बार मैं कियारा को नहीं छोड़ूंगी, फिर चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अगर तुमसे भी लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगी, पर मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अंबर शौर्य को नफरत से घूरते हुए चैतन्य के साथ वहां से निकल गई। अंबर जैसे ही बाहर गई शौर्य धड़ाम से जाकर चेयर पर गिर गया। कियारा के धोखे से ज्यादा अंबर की नफरत भरी आंखों ने उसे झकझोर दिया। क्या मैं इतना बुरा हूं कि उसे लगता है मैं कियारा का साथ दूंगा? तने, शौर्य बदहवास सा बैठा तने ने सवाल कर बैठा, मगर उसके सवाल ने तने को खामोश कर दिया। काफी देर बाद जाकर उसने जवाब दिया, तुमने उसके साथ पास्ट में बहुत चीजें की है शौर्य, उसका तुम पर भरोसा ना करना जायज है। तने के मुंह से सच सुनकर शौर्य और बुरी तरह टूट गया। उसके लिए उस सच्चाई को बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। शौर्य तने को बाद में मिलने को कहकर वहां से कियारा के घर के लिए निकल गया। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।